जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज 13 अप्रैल है। आज ही के दिन वर्ष 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में वो भयंकर जनसंहार हुआ जब जनरल डायर ने निर्दोष निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाई और सरकारी आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 थी। गैर सरकारी रिपोर्ट्स मरने वालों की संख्या लगभग 1000 बताते हैं। जलियांवाला बाग जनसंहार के बारे में तो हमने किताबों में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन पंजाब में उन दिनों और भी अत्यंत बर्बर घटनाएं घटी थी जिनका अक्सर जिक्र होता ही नहीं। ऐसे अत्याचार हुए जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज हम बात करेंगे क्या हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में, और उसके आने वाले दिनों में अमृतसर और पंजाब के दूसरे शहरों में कैसे कैसे अत्याचार हुए। और हमारी इस जानकारी का आधार जो मेन सोर्सेज हमने रेफर किए हैं वो भी मैं आपको बताता चलूं। नंबर 1, अंग्रेज सरकार के द्वारा ही पंजाब की उन घटनाओं की जांच के लिए गठित की गई हंटर कमेटी की रिपोर्ट, ये 8 मेंबर कमेटी थी, इसकी रिपोर्ट को हमने रेफर किया है। दूसरा, कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जांच के लिए, और कांग्रेस के इंक्वायरी कमीशन में थे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, अब्बास तैयब जी, M.R. जयकर, के संथानम। एक और सोर्स R.C. मजूमदार बड़े फेमस हिस्टोरियन हैं, उनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। चौथा सोर्स डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी 3 खंडों में कांग्रेस का इतिहास लिखा है, हमने उसको भी रेफर किया है। एक और इंपॉर्टेंट सोर्स है, उन दिनों पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे माइकल ओडायर। ये वही माइकल ओडायर हैं जिनकी आगे चल के लंदन में जिनका वध किया था उधम सिंह ने। इन माइकल ओडायर ने भी एक पुस्तक लिखी थी, इंडिया एज आई न्यू इट। तो ये कुछ प्रमुख सोर्स मैंने आपको बताए, इनको हमने रेफर किया है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ था उन दिनों पंजाब में। जलियांवाला बाग की घटना घटी 13 अप्रैल को, और उससे 7 दिन पहले 6 अप्रैल को गांधी जी के आह्वान पर देश भर में हड़ताल हुई रॉलेट एक्ट्स के विरोध में। अमृतसर में भी बड़ी सक्सेसफुल हड़ताल हुई, और फिर इसके 3 दिन बाद रामनवमी थी। अमृतसर में रामनवमी का बड़ा शानदार जुलूस निकला, और इस जुलूस में हिंदू, सिख, मुसलमान सब साथ थे। और ऐसा शायद पहली बार हो रहा था जब रामनवमी की शोभा यात्रा और मुसलमान भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। और इसकी एक वजह थी कि खिलाफत मूवमेंट शुरू होने वाला था देश में। खैर, रामनवमी के उस जुलूस ने अंग्रेजों को चिंतित कर दिया कि ये सारी कम्युनिटीज एक साथ आ गई तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारी इतनी कोशिशें इनको आपस में लड़ाने की जो अब तक रही हैं वो तो फेल हो जाएंगी। 9 अप्रैल को रामनवमी का जुलूस निकलता है, और उसकी अगली सुबह 10 अप्रैल को अमृतसर में कांग्रेस के जो 2 बड़े लीडर्स हैं, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, दोनों को सुबह सुबह अरेस्ट कर लिया जाता है और धर्मशाला ले जाकर नजरबंद कर दिया गया। जब शहर में इस बात की खबर हुई तो लोग इकट्ठे हुए, विरोध हुआ, और उस प्रदर्शन पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाईं। 20 के करीब भारतीय मार दिए। कब? 10 अप्रैल को, जलियांवाला बाग की घटना से 3 दिन पहले। जब वो लाशें बिछ गई वहां पे तो लोग हिंसक हो गए, और फिर 5 अंग्रेज भी मार दिए गए बदले की उस कार्रवाई में। और एक अफसोसनाक घटना यह भी हुई कि मार्शेला शेरवुड नाम की एक महिला थी, वो साइकिल पर जा रही थी अमृतसर शहर की गलियों में, और वहां कुछ असामाजिक तत्वों ने मार्शेला शेरवुड पर हमला कर दिया। उसको काफी चोटें आईं। हालांकि उसकी जान बचाने वाले भी भारतीय थे जिन्होंने बचाया, और उसको फिर मेडिकल हेल्प भी प्रोवाइड हुई। लेकिन मार्शेला शेरवुड पर यह हमला जो किया गया, इसकी सबने निंदा भी की थी। जितने जिम्मेदार लोग थे उन्होंने सबने निंदा की कि एक महिला के ऊपर हमला वो भारतीय संस्कृति नहीं थी।
फिर आया 13 अप्रैल का दिन। जनरल डायर ने शहर में घोषणा करवाई ढोल बजाकर कि कोई भी व्यक्ति बिना पास के शहर से बाहर नहीं जा सकता और रात 8 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता, गली में भी। यदि घर से बाहर निकला तो गोली मार दी जाएगी। कोई भी जुलूस नहीं निकाला जा सकता और 4 से अधिक व्यक्ति यदि किसी एक स्थान पर इकट्ठे मिले तो फिर हथियारों से स्वागत होगा। कुछ लोगों ने एक घोषणा सुनी, बहुतों ने नहीं भी सुनी। जलियांवाला बाग में उस दिन मेला लगा था, बैसाखी का दिन था और सभा भी हो रही थी। जब इस बात की सूचना मिली जनरल डायर को कि वहां मीटिंग हो रही है, तो उसने अपने जवान तैयार किए। 25 गोरखा जवान थे और 25 बलोच थे जिनके पास राइफल्स थी। इसके अलावा 40 गोरखा जवान और भी थे जिनके पास खुखरी थी और 2 आर्मर्ड कार लेके जनरल डायर जलियांवाला बाग की ओर चल दिया। लगभग 5 बजे वो जलियांवाला बाग पे पहुंचता है। अंदर जाने के लिए गली बहुत संकरी थी, उसमें से आर्मर्ड कार अंदर नहीं जा सकती थी। उसने गोरखा और बलोच जवानों को लिया, अंदर एंटर किया। 25 अपने दाएं तरफ खड़े किए राइफल लिए हुए और 25 अपने बाएं ओर खड़े किए। सामने मेला लगा, भीड़ और भाषण भी चल रहा था, मीटिंग भी चल रही थी। जहां ये लोग खड़े थे वो स्थान थोड़ा ऊंचा था और सामने जहां लोग थे वो नीचा था। तकरीबन 50-60 गज का फासला था। इसने कोई चेतावनी देने की जरूरत नहीं समझी, सीधा ऑर्डर किया फायर। और उसके बाद अगली 10 मिनट में लगभग 1650 राउंड गोलियां चला दी गई। लाशों के ढेर लग गए। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे थे। बाग में से बाहर निकलने के 2-3 छोटी छोटी ओपनिंग्स और भी थी जहां से एक एक व्यक्ति निकल सकता था। लेकिन जब यूं भीड़ भागती है तो एक व्यक्ति का भी निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोई कोशिश करता है मैं निकलूं। एक कुआं था बाग में, जान बचाने के लिए कोई कुएं में कूदने लगे। एक कूदा, उसके ऊपर दूसरा, दूसरे पे तीसरा और करते करते 120 लाशें तो उस कुएं में से निकली थी। ऐसी बर्बरता का तांडव हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ वो तो और भी भयानक था। जब डायर की गोलियां समाप्त हो गई तो अपने सैनिकों को लेकर वहां से चला गया। अब मैदान में लाशें पड़ी थीं, घायल कराह रहे थे और जिनके जीवन बच गए थे वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते थे, क्योंकि सरकारी आदेश था कि 8 बजे के बाद यदि कोई गलियों में दिखाई दिया तो गोली मार दी जाएगी। अब जिनके अपनों की लाश पड़ी थी मैदान में, उनके लिए मुसीबत यह थी कि लाश उठाने के चक्कर में यदि 8 बज गए तो खुद भी मारे जाएंगे। दोस्तों, उस रात लाशें नहीं उठाई जा सकी। आरसी मजूमदार अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया में लिखते हैं, घायल असहाय होकर पड़े हुए पीड़ा सह रहे थे। अप्रैल की गर्मी में रात में लाशें सड़ रही थीं। गिद्ध और गीदड़ उस प्रलय का शिकार हुए निर्दोषों की लाशों से मांस नोचने आ गए थे। सोचो कितना विभत्स दृश्य रहा होगा। इंसानों के शरीर से गिद्ध और गीदड़ मांस नोच रहे थे। गर्मी की रात में लाशें सड़ रही थी। अगले दिन अंतिम संस्कार करने की इजाजत मिली, लाशें उठाई गईं, पर शहर सारा बंद था, दुकानें बंद थीं और जनरल डायर से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने 2 बजे कोतवाली में एक मीटिंग बुलाई शहर के प्रमुख नागरिकों और व्यापारियों की, और वहां उन्हें डांटते हुए कहा, तुम फैसला करो, तुम शांति चाहते हो या युद्ध। यदि युद्ध चाहते हो तो सरकार इसके लिए तैयार है। यदि शांति चाहते हो तो मेरी बात मानो और दुकानें खोलो तुरंत। तुम जानते हो मैं सैनिक हूं और मेरे लिए फ्रांस हो या अमृतसर, युद्ध का मैदान एक जैसा है। ऐसी धमकियां देके दुकानें खुलवाई जा रही थी। माइल्स इरविंग नाम का एक अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर होता था अमृतसर का। उसी मीटिंग में इरविंग कहता है, तुमने अंग्रेजों को मारा है, इसका बदला तुमसे और तुम्हारे बच्चों से भी लिया जाएगा। आप सोच के देखिए,
5 अंग्रेज मारे गए थे 10 अप्रैल को। उस दिन 20 भारतीय मारे थे उन्होंने, और एक रात पहले उन्हीं के आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मार दिए। और अब भी उनका अहंकार देखिए, कह रहे हैं कि तुमने अंग्रेजों को मारा है, तुमसे और तुम्हारे बच्चों से इनका बदला लिया जाएगा। ऐसा दृश्य था। उस हालात में अगले दिन यानी 15 अप्रैल को अमृतसर शहर की दुकानें खुल गईं। लेकिन क्या हुआ, 19 अप्रैल को एक और ऑर्डर इशू किया डायर ने। वो ये था कि वो गली जिसमें मार्शेला शेरवुड पर हमला हुआ था, उस गली में अब कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर नहीं चलेगा, उसको रेंग के उस गली से जाना होगा। तकरीबन 150 गज लंबी वो गली थी, और उस गली में दोनों तरफ 2 मंजिला घर थे। ये हुक्म दे दिया गया कि इस गली से जिसको भी चलना है वो रेंगते हुए जाएगा, उसके घुटने, हाथ और उसका पेट, छाती सब जमीन पे टिका हो, रेंग कर चलना होगा। इस गली में दोनों तरफ उसने आर्मी की जवानों की चौकी बैठा दी और बीच में एक टिकटिकी लगा दी। कोई खड़ा होकर चलने की कोशिश करता तो उसकी पिटाई होती, उसको राइफल के बटों से मारा जाता। रेंग कर चलना था। बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, महिला हो, किसी को नहीं बख्शा गया। और क्या हुआ, उस जमाने में शहरों में आज की तरह सीवरेज सिस्टम नहीं होता था। घरों से मानव मल को उठाने एक सफाई कर्मचारी आया करता था। जब यह आदेश जारी हो गया, अगले 8 दिन तक उस गली में कोई नहीं आया। बिजली पानी तक बंद कर दिया गया था। अब सोचिए, घरों में पानी नहीं आ रहा, मानव मल घरों में पड़ा है, कोई सफाई करने नहीं आ रहा है। उस हालात में लोग कैसे रह रहे थे? बीमार है, दवाइयां नहीं, डॉक्टर नहीं आ सकता। और हंटर कमेटी के सामने जब उस डायर को प्रेजेंट किया गया, वो पेश किया गया, उससे पूछा कि तुमने ऐसा आदेश दिया कि रेंग कर चलना होगा, ना महिलाओं को बख्शा गया, ना बच्चों को बख्शा गया, तुमने ऐसा किया, कैसे लोग जाएंगे? अब देखिए गजब, घर से अगर निकलोगे तो रेंग कर जाओगे, नहीं निकले और आपकी दुकान है शहर में, वो दुकान नहीं खुली तो भी गोली मार दी जाएगी। वो कहता है कि ये आदेश तो शाम के 6 बजे तक था, वो रात को जा सकते थे बाहर, लेकिन 8 बजे के बाद तो घर से बाहर निकलने पर वैसे ही गोली मार दी जाती थी। वो कहता है लोग छतों से होके जा सकते थे, 2-2 मंजिला घर थे, एक घर से दूसरी छत पे होके कैसे जाएंगे? ऐसा अत्याचार हुआ था अमृतसर में। और कहानी सिर्फ अमृतसर की नहीं थी। अमृतसर, लाहौर सहित पंजाब के कई शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया गया, और लाहौर में मार्शल लॉ अफसर होता था कर्नल जॉनसन। उसने मार्शल लॉ के पर्चे छपवाए, घरों की दीवारों पर चिपका दिए गए कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। और वो पर्चे विशेष रूप से उन घरों की दीवारों पर चिपकाए गए जो लोग अंग्रेज गवर्नमेंट के साथ नहीं थे। और ये आदेश दिया गया कि यदि ये पर्चे फाड़ दिए गए या खराब हुए तो उस घर के मालिक को सजा दी जाएगी जिसकी दीवार पर वो चिपके हैं। अब सोचिए, आप अपना काम छोड़कर अब उन पर्चों की रक्षा करो जी, बाहर बैठ के। कोई शरारती, कोई बदमाश, कोई अंग्रेजों का एजेंट आके अगर पर्चा फाड़ गया तो सजा आपको देंगे। और रात को आ गया तो 8 बजे के बाद तो घर से बाहर निकला नहीं जा सकता था, गोली मार दी जाएगी। अब 8 बजे के बाद किसी बदमाश ने आपके घर के बाहर लगा पर्चा फाड़ दिया, सजा आपको मिलेगी, अरेस्ट आप कर लिए जाएंगे। लोगों ने कहा कि ठीक है, बताइए बाहर कैसे आए हम, इसको कैसे हम इसको प्रोटेक्ट करें। जॉनसन कहता कि तुम पास बनवा लो और रात भर बैठ के हमारे पर्चे की चौकीदारी करो। कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, मेरा ये नौकर है, मैं अपने नौकर को बैठा देता हूं बाहर, आप इसका पास बना दें। वो कहता नहीं, पास मालिक के नाम पे बनेगा, मालिक को बाहर बैठना होगा, नौकर को आप नहीं बैठा सकते। अंदाजा लगाइए कैसे क्रूर अत्याचार हुए। और यही बात खत्म नहीं हो गई। एक और उदाहरण देखिए,
लाहौर में सनातन धर्म कॉलेज था, उसकी दीवार के ऊपर भी बाहर एक पर्चा चिपका हुआ था, किसी बदमाश ने फाड़ दिया। हॉस्टल में रहने वाले सभी 500 स्टूडेंट्स और पूरे स्टाफ, सभी टीचर्स को अरेस्ट कर लिया गया। अगले 3 दिन तक लाहौर फोर्ट में कैद रहे। प्रिंसिपल ने जब राइटिंग में अंडरटेकिंग दी कि आगे ऐसा नहीं होगा, तब छोड़ा गया। क्या स्टूडेंट्स ने फाड़ा था पर्चा? क्या स्टाफ ने फाड़ा था? किसी बदमाश ने पर्चा फाड़ा, पर सजा स्टूडेंट्स को और कॉलेज के टीचर्स को, बाकी स्टाफ को। ये लाहौर की कहानी रही। गुजरांवाला शहर में तो एरोप्लेन से बम गिराए गए। खालसा स्कूल था, खालसा स्कूल के ऊपर बम गिराए गए एरोप्लेन से, और फिर वो प्लेन नीचे आया और फिर उसमें मशीन गन फिट थी। एक मेजर कार्बेरी होता था अंग्रेज, वो इस प्लेन को उड़ा रहा था, और उसने अपने बयान में हंटर कमेटी के सामने ये बताया है। ये सारी बातें रिकॉर्डेड है, ये आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल है हंटर कमेटी रिपोर्ट, आप देख सकते हैं, मैं भी लिंक दे दूंगा उसका। तो ये मेजर कार्बेरी ने खालसा स्कूल के ऊपर से उड़ते हुए पहले बम गिराए, और फिर हवाई जहाज को जितनी नीचे वो ला सकता था उतनी नीचे ला के मशीन गन से स्टूडेंट्स पर गोलियां बरसाई। रेलवे स्टेशन के पास ऐसे ही किया। ये गुजरांवाला से बाहर गांव तक गया, गांव पर भी बम गिराए। एक गांव था दुल्ला, और 1-2 गांव थे, वहां बम गिराए। तो उन दिनों पंजाब में जलियांवाला बाग हो रहा था, उन दिनों पंजाब में गुजरांवाला पर हवाई जहाज से बम गिराए जा रहे थे। उन दिनों लाहौर में दीवारों के बाहर मार्शल लॉ के पर्चे चिपकाए जा रहे थे, और फटने पर कॉलेज के प्रोफेसर्स को अरेस्ट किया जा रहा था। ऐसे जुल्म हुए थे अप्रैल 1919 में पंजाब में दोस्तों। 16 सितंबर 1920 को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया था कि जलियांवाला बाग में मरने वाले हिंदुस्तानियों के आश्रितों को 200 रुपए से 500 रुपए तक सहायता राशि दी गई, जबकि जो अंग्रेज घायल हुए उन दिनों उनको 20,000 रुपए तक सहायता राशि दी गई। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तानियों का लहू कितना सस्ता था। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 सितंबर 1920 की प्रोसीडिंग्स। वैसे उन घटनाओं के बारे में हमने 5 वीडियोस की एक सीरीज पहले निकाल रखी है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। उन वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उन वीडियोस को डिटेल जानना है तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। बहरहाल आज चूंकि 13 अप्रैल का ही दिन है, तो सोचा कि आपके साथ वो जानकारी साझा की जाए। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।